सर। तो फिर ये राज्यसभा टू लोकसभा, तो इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? मैं इसको अच्छा मानता हूँ। मुझे लगता है कि 12 साल राज्यसभा में रहने के बाद पब्लिक के बीच में जाना और पब्लिक का वोट मांग करके लोकसभा में निर्वाचित होकर आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के बीच में जाना भी अच्छा लग रहा है, लोगों को सुनना, उनको समझना, तो मुझे एक अच्छा उत्सव की तरह लग रहा है। वैसे आपकी कर्मभूमि तो अजमेर रही, हरियाणा भी रही थोड़ी, तो अलवर का चयन कैसे हुआ? अलवर में भी पिछले 12 सालों में सांसद रहते हुए मैंने बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। एमपी लैड के 193 प्रोजेक्ट्स किए और 4 गाँव को गोद लिया अलवर में, जिनको आदर्श गांव के रूप में मैंने विकसित किया। और मंत्री रहने के बाद भी जब यहाँ पे पीएफ ईएसआईसी के रीजनल ऑफिस की बात थी, या नीमराना में 150 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत कराने की बात थी, मेडिकल कॉलेज को शुरू कराने की बात थी, सरिस्का का एक लंबे समय से हमारा ईएसजेड का विषय रह रहा था, एलिवेटेड कॉरिडोर का विषय रह रहा था, अलवर के हाईवेज के पनियाला मोड़ को हमने कनेक्टिविटी देने के लिए नितिन जी से मिला था। तो ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है अलवर जो अजमेर तो रहा है, लेकिन मेरा एक पारिवारिक क्षेत्र रहा है। जैसे मेरे नाना यहाँ के थे, बुआ एक यहाँ पे थी, मेरे चाची यहाँ के थे, मेरे मदर के बहुत रिलेशन थे, मेरी खुद की सिस्टर यहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल रही और लॉ कॉलेज में उन्होंने यहाँ लगभग 30 साल पढ़ाया। मेरे ब्रदर इन लॉ एडवोकेट रहे, एक और सिस्टर प्रोफेसर रही। तो और ये क्या है कि अलवर गुड़गांव का जुड़ा हुआ बड़ा सोशली कल्चरली एक ही इलाका है, तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ मेरा गाँव भी कोई भिवाड़ी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बहुत वेल कनेक्टेड कनेक्शन सा था और इसलिए पार्टी ने भी तय किया मैं अलवर से आया। चुनाव तो आप जीत ही रहे हैं, तो क्या लगता है मार्जिन क्या रहेगा? अब मार्जिन अच्छा रहेगा, लेकिन चुनाव में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। अच्छा रहेगा इन वे जो है। तो ललित यादव इनको कितना सीरियस कैंडिडेट मानते हैं आप? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। प्रियंका गांधी का शो हुआ? हाँ, आज सुना है कि शो में लोग नहीं थे, धूप ज़्यादा थी, वो नाराज होकर चली गई। ये तो कांग्रेस की स्थिति है और अलवर में स्थिति बहुत कांग्रेस की बेकार है, क्योंकि गहलोत जी ने जिन लोगों का समर्थन से या सरकार यहाँ पे चली है, तो कांग्रेस शासन के जब आप ग्राउंड पे जाओगे तो भ्रष्टाचार के बहुत किस्से हैं। आप गांव-गांव में जाओ और आपको पता पड़ेगा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय में जल जीवन मिशन में किस तरीके से सर्वे के नाम पे बंदरबाट हुई, कनेक्शन के नाम पे बंदरबाट हुई। आपको गांव-गांव में महिलाएं बताएंगी सड़क किस तरीके से अधूरी छोड़ी गई, पुरानी सड़कों को ग्रेवल करके कैसे छोड़ दिया गया। अलवर में बहुत बुरी स्थिति 5 साल में कांग्रेस के द्वारा रही है। क्या कारण रहा? अलवर के तो लोग काफ़ी पावर में थे, उन्होंने जो पावर में थे, अलवर में बहुत विकट स्थिति, और इसलिए अब भाजपा की सरकार आई है तो हम उन सारे गड्ढों को भर के और अच्छा काम करने का काम करेंगे। प्रियंका के गांधी के रैली की तुलना में सुना आपकी रैली बहुत ज़बरदस्त थी, 40-50 हज़ार लोग थे उसमें। अमित शाह कोई तुलना ही नहीं है। अमित शाह जी की रैली तो एक अभूतपूर्व रैली थी। लगभग 40-45 हज़ार लोग 5 घंटे तक खड़े रहे, अपने प्रिय नेता को सुनने आए और बड़ी संख्या में महिलाएं आई। 15,000 महिलाएं उस रैली में थी, तो बहुत अद्भुत रैली थी। आज जयपुर में भी रैली थी, अमित शाह का रोड शो था, बड़ा ज़बरदस्त था। आप अमित शाह को एज ए संगठन, एज ए पॉपुलर लीडर कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने उनके साथ अध्यक्ष के रूप में जब थे, मैंने महामंत्री के नाते काम किया है। बहुत अथक परिश्रमी है, बहुत ही निर्णय क्षमता के धनी है, राजनीतिक सूझबूझ के धनी है और जीवन में भी उनके उतनी ही सादगी है और पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा है, विचार के प्रति, नेतृत्व के प्रति बहुत अडिग निष्ठावान व्यक्ति है। ये उनके व्यक्तित्व के जो गुण हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम फैक्टर की क्या स्थिति थी? 18% लोग मुस्लिम तो होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कोई कठिनाई वाली स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं हो तो आपने कहा कि वन वे है, वो तो एक तरह से जैसे है इसमें जो है। तो एक ये भी इस तरह का प्रचार है कि भी कांग्रेस तो स्थानीय मुद्दे उठा रही है और अपन नेशनल मुद्दों पे 370 पे राम मंदिर का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने हमेशा पानी का विषय उठाया, जल जीवन मिशन का विषय उठाया, ईआरसीपी का विषय उठाया, क्षेत्र में नहरों को लाने, बल्कि कांग्रेस तो केवल बुराई करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। मेरा तो चुनाव बिल्कुल जमीन पे लड़ रहा हूँ मैं, वो लोग हवा में लड़ रहे होंगे। तो डबल इंजन। और मैंने ये कहा भी है
कि पानी मेरे लिए अलवर में प्राथमिकता का विषय रहेगा और ERCP का विषय और यमुना वाले जल का विषय, इसके बीच का जो इलाका है, और अलवर में 2 नदियां निकलती है, एक साभी नदी निकलती है और एक दूसरी नदी रामगढ़ के क्षेत्र में जाती है। तो जो हमारी सतही नदियां हैं उनको कैसे पुनर्जीवन किया जाए, क्योंकि जो डार्क जोन है वो अलवर की एक बड़ी विषय है। और प्रधानमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्रालय बनाया है और जल संसाधन मंत्रालय के बाद जल शक्ति कार्यक्रम है, अमृत सरोवर कार्यक्रम है, जल जीवन मिशन है। तो ये सारे विषय में अपने पूरे मुद्दों में रखना। तो डबल इंजन सरकार है अब तो इसका असर दिखेगा। ये चुनाव तो केंद्र के लिए है और केंद्र की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो बड़े कार्य किए हैं, और केंद्र सरकार जब बजट बनाती है तो निश्चित रूप से जो नीचे स्टेट हैं वो किस तरीके से उसका क्रियान्वयन करते हैं उसका लाभ होता है। कोई गुटबाजी पार्टी में, कोई अंदरूनी? अलवर में तो कोई गुटबाजी नहीं है। वैसे भी आजकल तो पूरे देश में गुटबाजी जो लोग करते थे वो डरे हुए हैं कि सब सर्विलेंस में होगा तो पकड़े जाएंगे तो बाद में फिर सजा मिलेगी। तो इस तो मुक्ति हो गई गुटबाजी से तो लगता है पार्टी में। नहीं, पार्टी पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। राइट। हाँ, तो अलवर के डेवलपमेंट का ये तो लोग मान लिया है उन्होंने कि आप MP बन गए हैं, मंत्री। अलवर के लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं मेरे से। हाँ, और पानी मैंने कहा है मेरे को प्राथमिकता का विषय है। शहर का भी पानी का विषय है। शहर में जो लंबित परियोजना है सिलीसेड वाली और पानी की क्षमता की, वो निश्चित रूप से मैंने अपनी पब्लिक मीटिंग्स में भी कहा है उसको पूरा करेंगे। लेकिन अगर अलवर क्षेत्र की देखा जाए तो एक तरफ नीमराना और गिलोट और भिवाड़ी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, दूसरी तरफ सरिस्का टाइगर रिजर्व है, एक तरफ बाबा भर्तृनाथ की आध्यात्मिक धरती है, दूसरी तरफ साबी का क्षेत्र है और एक तरफ भीषण संकट से जूझता हुआ डार्क जोन है। अलवर में अहिरवाल का क्षेत्र भी आता है, राठ का क्षेत्र भी आता है, मेवात का क्षेत्र भी आता है और मीणावटी का क्षेत्र भी आता है। कल्चरली ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंस है और अलवर बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर जगह है, कल्चर संस्कृति है। तो अलवर के समन्वित विकास के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। मेरा भिवाड़ी के सब इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ बैठना हुआ, सारे व्यापार संघों के साथ बैठना हुआ, फिर अब हमारे ज़िले भी प्रशासनिक 2.25 हो गए हैं। तो जितना अलवर जिला हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है उतना खैरतल भी पुरानी। कैसे देखते हैं नए जिले बने, टुकड़े हो गए? अब जिले बने हैं, एक प्रशासनिक रचना बनी है। अलवर और खैरतल 2 प्रमुख केंद्र हैं और खैरतल बहुत पुरानी मंडी रही है, बहुत पुरानी मंडी रही है, तो दोनों का केंद्र है। तो इनको समन्वित दृष्टि से समान महत्व देते हुए विकास की योजना बनाएंगे। तो भिवाड़ी का कोई बड़ा कोई मास्टर प्लान बना रहे हैं, कोई ऐसा रोड मैप? भिवाड़ी RWA से मेरी चर्चा भी हुई थी, भिवाड़ी की और भी बातों से मेरी चर्चा हुई थी। उन सारे विषयों को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। एक नए एयरपोर्ट की चर्चा भी चली थी काफ़ी समय पहले। अभी मैं पूरा चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने अलग अलग एसोसिएशन से लेके RWA से लेके सबसे बातचीत करी है। मैंने ना चुनाव कैंपेन के दौरान सुबह 6 बजे में सैर पे संवाद करता था। तो सैर पे संवाद में 6 बजे किसी न किसी पार्क में जाता था। मैं जितना अलवर के लोगों के मेरा सहज संवाद हुआ है उतना शायद कभी किसी और का चुनाव के दौरान नहीं होगा। तो मेरा बहुत सहज संवाद हुआ है सबसे। कुछ समस्याएं रहती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, गो हत्या वगैरह की इशूज रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट इशू है और निश्चित रूप से सांसद बनने के बाद उसको देखना, प्रशासन से समन्वय करना, राज्य सरकार से समन्वय करना ये आवश्यक है, वो किया जाएगा। लॉन्चिंग वॉन्चिंग में काफ़ी बदनामी हुई पहले उस सरकार के टाइम में। जैसे जैसे परिस्थिति आएगी उसके समाधान की बात करेंगे। समाधान की बात करेंगे। तो आज कल जो घोषणा पत्र जारी किया प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ पार्टी ने जारी किया, उसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक तरीके से विकास को रेखांकित किया है कि 2047 में भारत कैसे होगा। तो उसमें जहाँ पे गरीब कल्याण को प्राथमिकता है वहाँ युवाओं की दिशा की प्राथमिकता, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकता है वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्राथमिकता है, जहाँ पर पर्यावरण की चिंता है वहाँ पर भारत के वैश्विक नेतृत्व के लिए कैसे विकास के मार्ग को चुनेंगे। और आने वाले समय के औद्योगिक विकास के जो विभिन्न आयाम खुलने वाले हैं उनको लेकर बहुत बड़ा विजन है। ये घोषणा पत्र अपने आप में 2047 का एक विजन पेपर है। तो इतनी लंबी सोच आप रख रहे हैं 2047 तक? रखनी चाहिए।
जब 140 करोड़ का देश है तो एक लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए, और जब हम लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो उसको प्राप्त नहीं करते। मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की हर योजना का सैचुरेशन भी जरूर आता है और एक टाइम फ्रेम में है। तो लास्ट माइल डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी एंड विद इन टाइम डिलीवरी, ये तीन चीजें सरकार की बड़ी है। आपने काफ़ी करीब से काम किया है मोदी जी के साथ, कैबिनेट में सब जगह। आप कैसे देखते हैं लीडर के? मैं तो आदर्श मानता हूँ उनका मेहनत, उनका आर्टिकुलेशन, उनका स्वभाव, उनकी डेडिकेशन, उनके व्यक्तित्व के इतने गुण हैं जो किसी भी आइडियल व्यक्ति में होने चाहिए। और ये 400 की जो बात आती है, तो जो कैंपेन चल रहा है, क्या कुछ असेसमेंट? मुझे इसमें बहुत पॉजिटिवनेस नज़र आती है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ मोदी जी के प्रति क्रेज है। और भारतीय जनता पार्टी का केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, इसमें तो अभी विस्तार की प्रक्रिया चुनाव में भी हो रही है। तो 400 पार कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। भाजपा का जितना स्ट्रेंथ बढ़ रहा है उस हिसाब से। तो क्या लगता है साउथ में सब ब्रेक करेंगे? निश्चित रूप से साउथ में परिवर्तन आएगा, सपोर्ट भी मिलेगा। कर्नाटका में क्या लगता है, वहाँ सरकार बदल गई? चूंकि सरकार बेशक बदली है, लेकिन अब कांग्रेस की गारंटी तो फेल हो गई है, तो लोगों को वापस लगने लगा है कि उन्होंने ठीक नहीं किया। और केंद्र में तो मोदी जी के प्रति एक समर्थन का भाव है। केरला कुछ काफ़ी, केरल में, तमिलनाडु में भी बहुत पॉजिटिव, तमिलनाडु में भी। तो साउथ में सब ब्रेक होगा, मतलब निश्चित रूप से देखो ब्रांड मोदी काम करेगा वहाँ भी, आप दैट वे मानते हैं? आएगा। और यहाँ आप राजस्थान में क्या लगता है, क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं? 25 जीतेंगे। 25 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ। एक राजस्थान में जो एक्सपेरिमेंट किया है नरेंद्र भाई ने और अमित शाह, नड्डा जी ने, मान लीजिए आप सब ने सोच के कि पार्टी आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है, इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि नई पीढ़ी को लाना, नई पीढ़ी को जोड़ना, नई पीढ़ी को नई क्षमताओं को विकास करना। और इसका आप परिणाम भी देखिए ना, कि सरकार में आने के 100 दिन बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा ERCP का समझौता किया, यमुना का समझौता किया, तो एक पानी के विषय को उन्होंने एड्रेस किया। 1,60,000 करोड़ के MOU किए, तो ऊर्जा को उन्होंने एड्रेस किया। पेपर लीक वालों पे सख्त कार्रवाई करके जेल में करा, तो उन्होंने अपने संकल्प को, लोगों के सामने किए गए वादे को पूरा किया। और लंबे समय से जो वैट पड़ा था उसको रिड्यूस किया। तो घोषणा पत्र को, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के इम्प्लीमेंटेशन है, उसके प्रति अपनी सोच जाहिर करी। तो एक नए मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उन्होंने कितने आयामों से चीज़ों को पकड़ा है, तो आपको खुद ध्यान में आएगा कि पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों का समन्वय करता है। तो कैबिनेट बहुत अच्छी बनाई, लेकिन यादव कैटेगरी से कोई आया नहीं। वो तो समय आने पे हो जाएगा, क्योंकि शुरू में कैबिनेट होती है, बाद में विस्तार होता है। आई एग्री। और इनका पूरा सपोर्ट हो रहा है, बालकनाथ जी सब लगे हुए। बालकनाथ जी पूरे कैंपेन को उन्होंने संभाल रखा है, लगातार जा रहे हैं सभी लोग नेता। मैं तो मेरे अलवर के कार्यकर्ताओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज 15 तारीख है और मेरी 5 विधानसभाओं के पंचायत केंद्र तक के दौरे पूरे हो गए। हाँ, वो तो कमाल है। खैर, तो ये कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है कि मैं इतना नीचे तक जा पाया। इसमें तो कोई शक नहीं है। एक ही कैसे देखते हैं, कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते, कोई बड़ा आदमी चुनाव लड़ने कोई नहीं है। कांग्रेस अब एक डूबता हुआ जहाज हो गई है, कोई समझदार आदमी उसमें सवारी नहीं करना चाहता। कैंडिडेट नहीं मिले कई जगह, तो उनके पास प्रचार कैंपेन में भी झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बदल गई है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अब बरगलाने वाली पॉलिटिक्स नहीं रही है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये प्रो गवर्नेंस पॉलिटिक्स हुई है। मोदी जी का जो सबसे बड़ा योगदान देश को है वो प्रो गवर्नेंस है। इसलिए इसको एक्सप्लेन करेंगे जरा। प्रो गवर्नेंस का अर्थ ही होता है कि जब आप शासन में आने के बाद पहले दिन से उस विषयों की डिलीवरी करते हो और डिलीवरी करने के बाद लोगों को लगता है कि आपने जो वादे किए वो पूरे करे हैं, तो लोग बजाय सरकार बदलने के सरकार की कंटिन्यूटी में विश्वास रखते हैं। इसलिए जो 2 बार के बाद तीसरी बार मोदी जी का आना है कि लोग इस कंटिन्यूटी को चाहते हैं। उनको लगता है कि किए हुए वादे को पूरा करने वाली सरकार है। इससे देश में एक पॉजिटिव पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। ये 100 दिन का कंसेप्ट है कि 100 दिन में ये एजेंडा पहले से तय हो गया है, इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है। अभी सरकार आने के बाद 100 दिन का एजेंडा तय करेगी और उसका बड़ा लाभ रहेगा।
टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए टाइम फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है, और वो मोदी जी के शासनकाल में होता है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, अभी तक मैंने कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, क्या विजुलाइज उनका करते हैं बड़ा प्रशासन क्या? का बहुत बड़ा अनुभव है, 25 साल का उनका अनुभव है। एज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम देख रहे हैं, सीएम गुजरात और प्रधानमंत्री के रूप में, और बड़ा ही विज़न उनका आएगा। अब तो बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, लेकिन मोदी जी का विज़न सरकार में तो बहुत ज़्यादा व्यापक ही रहेगा। अलवर को किस जमाने में सिंह द्वार कहा जाता था, प्रवेश द्वार, उस खोई हुई उसको मान सम्मान गुडविल को लौटाने के लिए क्या अलवर का सिंह द्वार की तरह ही रहेगा, कुछ ऐसा कर रहे हैं ओवरऑल मिला के? निश्चित रूप से। तो जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं, और आपने मोटे तौर पे बताया जनता कि की अपेक्षाएं हैं। मैं जनता को यह विनम्रता से हाथ भी जोड़ता हूं कि बस मुझे इतनी ताकत दे कि मैं आके आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं, जो आपकी चौपाल में आके वादे किए उन वादों को पूरा कर सकूं। हाँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी काउंट्स, आप खुद इस बात को मानते हैं। तो अब ये चुनाव तो आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ का, तो फिर कैसे कहाँ आगे? वो पार्टी योजना बनाएगी, जहां पार्टी तय करेगी वहां जाके काम करेंगे। एक आपने एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में आपका रोल रहा मध्य प्रदेश के अंदर, सबका कहना है कि आपकी राय इम्पोर्टेंट थी। उस एक्सपेरिमेंट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में हमारा चुनाव का कैंपेन एमपी के मन में मोदी था। आप इंचार्ज थे। कैंपेन का नैरेटिव बहुत अच्छा था, उसका आउटरीच बहुत बढ़िया था। एमपी के मन में मोदी। हाँ, और मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के नीचे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, उस स्ट्रक्चर के कारण हम लोग आए हैं। उनके वर्किंग को कैसे देखते हैं? अब जैसे राजस्थान का आपने बताया, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? शिवराज जी का नहीं, अभी यादव आपके जो हाँ, आने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने निर्णयों को लिया है, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे पुराने कार्यकर्ता हैं। एक आप लोगों का एक टारगेट था कि चलो यूपी और बिहार के यादव बेल्ट भी इससे प्रभावित होगा, तो कोई लगा ये? भाजपा सबके साथ सबके विकास में यकीन रखती है, समय आने पर सब चीज़ें होती हैं। सारा जो है उसमें, तो यू आर एब्सोल्युटली क्लियर इन योर विजन, इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवर एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद कादिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में आने के लिए। जल्दी से जो है शपथ लीजिए, निमंत्रण भेजिए हमारे चैनल को, हम आए आपको बधाई दें वहाँ करके जो है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।